न सोनम वांगचुक नीट के छात्र हैं, न अभिजीत जीत के हैं। जो छात्र आंदोलन में जाते हैं उनके ऊपर सरकार मुकदमा कर रही है ना। जैसे सर, अगर जो बच्चे आंदोलन में चले, अभी प्रयागराज में आंदोलन हुआ, कोचिंग बंद हो गई, कोचिंग बंद हो गई। अगर आप कोचिंग बंद करा रहे हैं, बच्चों के ऊपर मुकदमा हुआ, कितने बच्चों को मुकदमा झेल रहे हैं। एग्जामपुर जैसी कोचिंग बंद हो गई तो क्या कहते हैं, काफी कोचिंग बंद कर दिए। आखिर आंदोलन में जाएगा कौन? आप बताइए। आप आवाज को दबा रहे हैं, बच्चों को दबा रहे हैं। आप इतने लाचार हो चुके हैं कि आप पेपर नहीं बचा पा रहे हैं। पेपर एयरफोर्स करा रही, भारतीय इतिहास में पहली बार। नीट का एग्जाम, नीट छोड़ दीजिए, आप कोई भी एग्जाम का नाम लीजिए। लेखपाल की हियरिंग चल रही है, तारीख पे तारीख पड़ रही है। अब जितनी जोर भाजपा कहे जय श्री राम, उतने बड़ा घोटाला समझ लीजिए। तो कहा यह जा रहा है कि भाजपा जितनी जोर कह रहे जय श्री राम, उतना बड़ा घोटाला मान लीजिए। क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे बड़ी बात, पहली बात तो मैं सर का जवाब देना चाह रहा हूँ कि अगर सोनम वांगचुक लद्दाख से आते हैं तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है और भारत का हिस्सा है और भारत के नागरिक है। दीपके अगर यूएसए से आ रहे हैं तो दीपके भी भारत के नागरिक हैं। ठीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 हमको देती है, एक फंडामेंटल राइट की बात करती है। 21 में हम बात करते हैं स्वतंत्र जीने का अधिकार बात करें। दोनों चीजों का अगर देखा जाए तो सोनम वांगचुक बैठने के लिए भी, भूख हड़ताल के लिए भी स्वतंत्र हैं और भूख तोड़ने के लिए भी अपने आप में स्वतंत्र हैं। इसमें सरकार जो चीजों को मुद्दा लेके है, और मुद्दा सबसे बड़ी बात, अगर छात्र की मुद्दा है तो समाज का मुद्दा है। ये सोशल इशू है, इसमें विपक्ष भी हो सकता है, आम नागरिक भी शामिल हो सकता है, गार्जियन भी शामिल हो सकता है, हर व्यक्ति इस समस्या को लेकर शामिल हो सकता है। ये मतलब नहीं है कि नीट का अगर पेपर लीक हो रहा है तो नीट वाला ही शामिल हो। ये कहीं ये नहीं है कि नीट वाला ही शामिल हो सकता है। ये देश की समस्या है, व्यक्ति की समस्या है, समाज की समस्या है। समाज के प्रत्येक वर्ग को उठना चाहिए, प्रत्येक वर्ग को बताना चाहिए और प्रत्येक वर्ग को लड़ना चाहिए। ये मुद्दा सबके लिए है। आज नीट वाले बच्चों पे है, कल हमारे पे है, परसों इन पे आएगा, नरसों इन पे आएगा। जो संवैधानिक या असंवैधानिक तरीके से काम किया जा रहा है उसके विरोध में तो हम मुद्दा उठना ही चाहिए। हमारे देखने से, हमारे विचारधारा से अगर विपक्ष पार्टियां भी आ रही हैं मुद्दे को लेकर, विपक्ष का काम ही यही होता है भाई कि देश में समस्या है, मुद्दा है, तम उठाएं, सरकार के सामने लेके जाएं। सरकार आज तक कहां है? हमारे शिक्षा मंत्री कहाँ हैं? हमारे प्रधानमंत्री कहाँ हैं? प्रधानमंत्री छोटे छोटे बातों पे ट्वीट करते हैं, शिक्षा मंत्री छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करते हैं। इतने बड़े मुद्दे पे 20-25 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इन पे एक ट्वीट तक नहीं आती है। कोई सरकार का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव वहां जाके मिलता नहीं है, बात नहीं करता है। हम किस तरीके से न माने कि प्रधानमंत्री जी बड़े मुद्दों पर ट्वीट करते हैं? हो सकता है छोटा मुद्दा हो ये। नहीं, प्रधानमंत्री जी के लिए ये छोटा मुद्दा है, ये प्रधानमंत्री जी के लिए छोटा मुद्दा हो जाता है, उनके सरकार के लिए छोटा मुद्दा है। लेकिन ये हमारे लिए, हमारे बीच के लोग मरे हैं, बच्चे मरे हैं जो बिल्कुल इंटर पास करके गए हैं, 18-19 साल के बच्चे जो मेंटल स्ट्रेंथ भी उनका नहीं बना हुआ है, इतना डेवलप नहीं हुआ है, वो मरे हैं। ये मुद्दा हमारा है, सरकार के लिए छोटा होगा लेकिन ये मुद्दा हमारे लिए बड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बड़ा है। ये मुद्दा अगर ऐसे ही सहते चलेंगे आप तो भविष्य में आने वाली चीजें और भी बढ़ सकती हैं। विरोध होना चाहिए, अहिंसक रूप से विरोध होना चाहिए। मैं हिंसा का भी विरोध करता हूं, लेकिन अगर मैंने मुद्दा रखा है, मैं बात रखना चाहूँ तो सरकार को एक संवैधानिक तरीके के तहत सुनना चाहिए कि आखिर मुद्दा सही है कि गलत है। बात करना चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए, न कि एक तानाशाह की तरह उनको पुलिस भेज के ये करके एफआईआर करा के लाठी चार्ज करके उनको उठवा लेना चाहिए। ये गलत, बिल्कुल मैं इसका समर्थन। क्या आपको लगता है कि सरकार अगर कोई विरोध कर रहा है सरकार का, सरकार एफआईआर करवा दे रही है, उठवा ले रही है उसको? बिल्कुल, ये हकीकत है। हम लोग प्रयागराज में हैं, प्रयागराज से कई आंदोलन हम लोगों ने किया, लोक सेवा आयोग का किया, यहाँ माध्यमिक का भी किया। बहुत सारे लोगों पे एफआईआर हुआ और उस एफआईआर के बच्चे झेल रहे हैं। बहुत सारे जो भी बोलने की कोशिश कर रहा है, मीडिया के माध्यम से बोलने की कोशिश कर रहा है, किसी अपने चैनल के माध्यम से, तो उनको धमकियां मिलना शुरू, एफआईआर करना शुरू। तो भाई अगर कोई कैरियर यहाँ बनाने आया है तो डरेगा पक्का ही। भाई सरकार से हम लड़ नहीं सकते हैं। अगर हमारे पर झूठा मुकदमा हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा? आज मैं अपने परिवार से घर से 2, 4, 5, 10 हजार रुपए जो आते हैं यहाँ रहने खाने पीने के लिए, मैं कोर्ट कचहरी कहाँ से घूम पाऊंगा? अच्छा, एक चीज ये बताइए, समस्या है। एक चीज ये बताइए, बच्चे देश का भविष्य कहे जाते हैं और 6 महीने बाद चुनाव आने वाला है। कहा जाता है कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है।
अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी लॉबी है और स्टूडेंट्स इस चुनाव को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। विद्यार्थी की नजर से आप कैसे देखते हैं आने वाला चुनाव किधर जाने वाला है? देखिए, कहीं न कहीं जो मेरी विचारधारा के अंतर्गत जो चीजें मैं समझ पा रहा हूँ, उसमें विद्यार्थियों के अंदर बहुत नाराजगी है इस बात को लेके कि भाई अभी तक इनको बहुत उम्मीदों के साथ लेके आया गया है, या यूपी गवर्नमेंट हो चाहे एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी की केंद्र में हो या स्टेट में हो, उसके परिप्रेक्ष्य उसके उम्मीद पे अपेक्षित उतरे नहीं हैं। जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें से 90% एग्जाम लीक हुए हैं और विद्यार्थियों के मेहनत परिश्रम बेकार गया है, समय बेकार गया है, कैरियर मतलब समझिए कि 10 साल बेकार गया है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है। अगर विद्यार्थियों अगर धर्म और जात से ऊपर उठकर वोट करता है और ये सब सारी चीजों शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए वोट करता है, तो कहीं ना कहीं इनके विपरीत परिस्थिति में उनके विचारधारा चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये विपरीत चीजें जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर विद्यार्थियों की नजर से देखा जाए तो उनके 10 साल बर्बाद हो चुके हैं। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में जो विद्यार्थी है किसकी तरफ जा सकता है और आपके हिसाब से मुख्यमंत्री पद का सबसे अच्छा दावेदार कौन है? पहले तो आप जो है ये अवसर दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके मुद्दे पे आता हूं, लेकिन इसके पहले मैं उसमें इंक्लूड करना चाहता हूं। देखिए, 2 चीजें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। जो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, शिक्षा ये होता है एक शिक्षक जो है दृष्टिकोण देता है और डॉक्टर दृष्टि देता है। अगर एक डॉक्टर गड़बड़ हो जाए तो हो सकता है 50 लोग 100 लोग खत्म हो, और एक शिक्षक गड़बड़ हो जाए तो पूरी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो सकती है। अब यहाँ ये 2 मुद्दे हैं, एक स्वास्थ्य वाला है जो कि आपके जीवन का एकदम नेसेसरी पॉइंट है, आप उसको नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, और शिक्षा व्यवस्था को आप दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका सबसे मेरा यही आग्रह है सरकार से, आप शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को अच्छा करें और सुचिता पूर्वक परीक्षा कराएं। आप जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें आप देख रहे हैं कि सुचिताएं नहीं हो पा रही हैं। तो मेरा आग्रह ये है कि आप चुनाव इतना बड़ा इलेक्शन मैनेजमेंट आप कर ले जा रहे हैं, एक छोटी सी परीक्षाओं को आप कराने में मान लीजिए अधिक बच्चे क्यों हो जा रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। अब कई शिफ्ट में करा रहे हैं तब भी आप जो है एग्जाम सुचिता पूर्वक क्यों नहीं करा पा रहे हैं? इतना बड़ा इलेक्शन आप मैनेजमेंट पूरा करा ले रहे हैं। एक बड़ा प्रश्न ये है कि जब इतना बड़ा इलेक्शन आसानी से हो जाता है, सही ढंग से हो जाता है, तो ये परीक्षाएं सुचिता पूर्वक क्यों नहीं हो पाती, सुचितापूर्ण क्यों नहीं हो पाती हैं? किसको दोषी मानते हैं आप? सरकार का है, सरकार को ही देखना चाहिए, जवाबदेही तो होना ही चाहिए। कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो, राजनीति की बात नहीं करते, मुद्दे की बात करते हैं। अगर शिक्षा में समस्या है तो उनको सुनना चाहिए कि समस्या क्या है, उसमें जो भी त्रुटि आ रही है। नहीं, शिक्षा में समस्या और सरकार और राजनीति, क्या आप इनको अलग मानते हैं या कहीं ना कहीं सब इन्वॉल्व है एक दूसरे में? इन्वॉल्व भी है, अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि वही लोग बैठे हैं, उन्हीं को निर्णय लेना है, उन्हीं को सारा कुछ करना है। अगर वो लोग अच्छे रहेंगे तो सारा सिस्टम अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स किसको दोषी मानता है? ये जो चीजें हो रही हैं, जो खामियां हैं, इन खामियों के पीछे कौन है जिम्मेदार? इस खामियों में अगर मैं देखूं तो अगर सारे तंत्र आपके हाथ में है तो जवाबदेही आपकी बनती है, और आपको मैं बैठाया हूं इसीलिए कि सारे तंत्र को एक नियम के तहत रेगुलेट करें। सरकार अगर चाह दे तो पेपर लीक नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपके पास सारे सिस्टम पड़े हुए हैं और अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी, आधुनिक सारी चीजें पड़ी हुई हैं, सारी व्यवस्थाएं पड़ी हुई हैं। इनका अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि अगर सरकार ठान ले कि पेपर लीक नहीं होगा तो नहीं होगा। सरकार अगर मान ले कि पेपर लीक नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा नहीं है और इसीलिए ये चीजें हो रही हैं। क्या कहेंगे आप, जो ये खामियां हो रही हैं, इन खामियों के लिए सरकार कहाँ तक जिम्मेदार है? सर, मेरा एक बात आपसे और कहना है, जो नीट एग्जाम हुआ, 19-20 जो भी बच्चे मरे, एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन बच्चों के मौत से बड़ा है। वो इस्तीफा नहीं देंगे और नहीं देंगे, और शिक्षा व्यवस्था इसी तरह चौपट भारत की जैसे हो रही है आगे भी इसी तरह होती रहेगी। आप समझ लीजिए, जिस तरह से चौपट हो रही शिक्षा व्यवस्था एकदम उसी तरह चौपट होगी। इलेक्शन एकदम फेयर समय पे होगा, फेयर इलेक्शन होगा कि नहीं होगा और राम जाने। एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। 18 के बाद प्राइमरी में कोई वैकेंसी नहीं आई। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं हमारे पास शिक्षक फुल हैं। इस सरकार में 2 ही चीज कंपोजिट हुई है, एक दारू का ठेका जो अंग्रेजी और बीयर आपको एक जगह पे मिलेगी, एक प्राइमरी विद्यालय
दो चीज उन्होंने कंपोजिट किया है। एक दारू का ठेका ले गए, दोनों एक जगह कर दिए। एक विद्यालय को, प्राइमरी विद्यालय को ले जाकर मर्ज कर दिए। यही दो चीजें कंपोजिट किए हैं। तो दो चीजें कंपोजिट हुई हैं, एक दारू का ठेका जहां पर ग्राहकों को समस्या नहीं होगी, एक ही जगह पर बियर मिलेगी और एक ही जगह पर अंग्रेजी शराब मिलेगी, और दूसरा है प्राथमिक विद्यालय जहां पर अब अलग अलग विद्यालय नहीं होंगे, दोनों विद्यालय एक ही जगह होंगे। तो ये विद्यार्थियों का सोचना है। विद्यार्थी आगे क्या निर्णय लेंगे, आने वाले समय में वो किधर जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद।